नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुनने जा रहे हैं एक और कहानी, दाहिना हाथ, जिसे लिखा है शिवा तिवारी जी ने। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। फरवरी का महीना बीते कुछ ही दिन हुए, अभी ठंड मौसम से गई नहीं। रात के अंधेरे में मोहल्ले के घरों की बत्तियां बुझा दी गई। सभी अपने घरों में सोने जा चुके होंगे। ऐसे में भौं भौं की आवाज़ होते ही शहबाज कमरे से निकलकर बाहर लगे गेट की सांकल खोलता है और बिस्कुट के पैकेट खोल कुत्ते के सामने रख देता है। कुत्ता बिस्किट को सूंघता है, पूंछ हिलाता हुआ खाने लगता है। शहबाज कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ता है, तभी उसके कानों में औरत के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह अचंभित सा हो इधर उधर नज़र घुमाता है। उसे लगता है आवाज़ बगल के ही घर से आ रही है। वह हड़बड़ाहट में गेट की सांकल बजाता है। आवाज़ बंद हो जाती है। कुत्ता भी इस बीच खाना छोड़ एक दो बार भौंकता है और बिस्किट खाकर गेट के बगल में निश्चिंत बैठ जाता है। कुत्ता, जिसका नाम भूरा है, यह नाम मोहल्ले से उसे उसके शरीर के रंग की वजह से मिला है। वह अक्सर यहाँ बैठा रहता है। इसे इन्हीं कुछ घरों से खाना मिलता रहा है। पड़ोस का घर अभी कुछ दिन पहले खाली था, अब उसमें नया परिवार आकर रहने लगा है। परिवार छोटा सा है, पति पत्नी और दो बच्चे, जिसमें लड़की की उम्र 10 और लड़की 15 साल के लगभग होगी। गोरे, छोटे कद और मोटे और थुलथुल शरीर की पत्नी, जिसका नाम बिमला है, बेहद मेहनती है। बड़ी सुबह से ही घर के सारे काम निपटाकर वह सिलाई करने बैठ जाती है। आसपास के घरों के ब्लाउज वह अक्सर सिलती रही है। इससे उसकी कुछ आमदनी भी हो जाती है। पति लोहे खंडर की दुकान संभालता है। घर जैसे तैसे चल ही जाता है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। बेटी का स्कूल बैग फट गया है और वह कई बार माँ से कह चुकी है। कल उसने फिर कहा कि वह स्कूल बिना नए बैग के नहीं जाएगी, जिस पर पत्नी ने पति से आज ही बैग लाने को कहा था। पति स्कूल बैग तो ना ला सका, दारू पीकर आ गया और बात बहस बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ गई। अंत में विमला ने अपने मन का गुबार यह कहकर कम किया कि वह कल सब छोड़कर चली जाएगी। सुबह जैसे रोज होती थी वैसे ही हुई। घर के सामने नीम के पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहक रही थी। सूरज निकल आया था। दोनों बच्चे स्कूल की तैयारी में लगे थे। पति अभी बिस्तर पर करवट बदलकर ऊँघ रहा था और बिमला अपने दाहिने हाथ को कभी देखती, कभी उसे बाएं हाथ से सहलाती। सूजन अभी बहुत थी। वह सुबह उठते ही दर्द की गोली खा चुकी थी। बर्तन बेटी मोहिनी धुल गई, कुछ स्कूल से आकर धुल देगी। घर का आंगन अभी ऐसे ही पड़ा है। अब शायद कुछ दिन वह आंगन साफ नहीं कर सकेगी। यह सोचकर वह गहरी सांस लेती है कि दूर से उसे कुछ गाने बजाने की आवाज़ आती है। वह कूड़ा समेटने लगती है। कूड़े की गाड़ी कुछ इसी तरह आवाज़ करती हुई आती है। बाहर उसके गेट की सांकल बजे, इससे पहले वह बाएं हाथ से कूड़ा और दाहिने हाथ को दुपट्टे से ढकती हुई बाहर जाती है। वह कुछ आहिस्ता गाड़ी के करीब जाकर बाएं हाथ से कूड़ा पकड़ाती है और गाड़ी के ऊपर बैठे आदमी से अपने दाहिने हाथ को छुपाने की कोशिश करती है। आदमी कूड़ा पाते ही उसमें कुछ तलाशता हुआ व्यस्त हो जाता है। कूड़े वाले के सांकल बजाने से शहबाज की नींद खुलती है। वह कूड़ा उठाकर बाहर दौड़ता है कि उसे विमला दिखाई देती है और अनायास ही उसके चेहरे पर उसकी नज़र पड़ जाती है। उधर विमला सर का पल्लू ठीक करती हुई जा रही थी। 6 फीट का गोरा रंग, लंबे शरीर का शहबाज अब बिमला से अनायास ही टकरा जाता है तो बिमला आंखें बचाकर तेज तेज कदमों से गेट का सांकल लगा आंगन को पार करती कमरे में चली जाती है। कमरे में घुसते ही वह सबसे पहले आईने पर नज़र डालती है। वह आश्वस्त होना चाहती है कि कल की घटना की कोई शिकन उसके चेहरे पर तो नहीं। वह सिर पर पड़े दुपट्टे को कभी कम करती है तो कभी ज़्यादा। ना जाने उसका मन क्यों यह बार बार सोचता है कि कल हुए की खबर पड़ोस में रहने वाले शहबाज तक तो नहीं गई। इस विचार से ना जाने उसका मन कैसे तर्क में फंस जाता है। अगर उसे खबर भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। कौन औरत अपने मर्द से नहीं पिटती। छुपन छुपाई से तो सभी एक आधा हाथ अपनी औरत पर लगा ही देते हैं। फिर क्या मुझे नहीं पता, इनके खुद के समाज में भी तो वही बुराई है
औरत जहाँ भी हो, आदमी उसे कमतर ही समझता है। जहाँ पहले हम किराए से रहते थे, वहाँ भी तो रुकैया उसका कितना बुरा हाल था, कितना मारता था उसका आदमी। थाना कचहरी के बाद भी वही मारना पिटना। जो भी हो, मर्द तो मर्द ही होता है। विमला तर्क के आयाम को पार करती हुई कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, जबकि सच वह जानती थी कि बाहर भूरे को रोटी वह भी देती थी, शहबाज को बिस्कुट देते उसने कई बार शाम को निकलते देखा था। वह साकल आप ही नहीं बजी, बल्कि बजाई गई थी, और यदि वह साकल न बजती तो आज उसका दाहिना हाथ टूट चुका होता, जहाँ केवल अभी जख्म है। माँ कितनी बार समझाती रही, आदमी से तो ऊंच नीच हो जाती है, औरत ही सब संभालती है। फिर भी भाई मेरा हमेशा साथ खड़ा रहा, कहता रहा, चल एक बार थाना कचहरी करके देख, क्या पता संभल जाए। पर मैं तो मैं थी ना, अपनी ही बात में अडिग थी। सोचा वक्त के साथ सब ठीक होता चला जाएगा, और अब यह 15 साल की घुटन जिसे दबोचती जा रही है। बच्चों के सामने कहीं कभी भी पीटने लगते हैं, जरा गुस्सा क्या, शरीर पर जख्म ही जख्म भर आते हैं। और अब नहीं सहा जाता, अब ना रुकूंगी मैं। माँ के पास चली जाऊंगी, सिलाई के पैसे से जीवन निर्वाह लूंगी। भाई के लिए तो अब भी मैं वही हूं ना। फिर उसके बच्चे नहीं हैं, उसे भी घर मिल जाएगा जहाँ बच्चों की गूंजें होंगी। वह यह सोचती सोचती चारपाई पर बिखरे कपड़े समेटती है, घर साफ करती है, खाना बनाती है, अपने और बच्चों के कपड़े बैग में भरती है। यह सब करके कमरे से बाहर आंगन में आती है तो कुछ शांत और एकांत सा लगता है। वह वहीं रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। बैठते ही उसकी नज़र सामने रखे पौधों पर पड़ती है। कई दिनों से पानी समय पर नहीं आने पर वह इन्हें पानी नहीं दे सकी थी, और अब तो उसकी हालत भी नहीं है। कौन बाल्टी में पानी भर कर ला कर दे। मेरे ये हाथ, ओफ। यह शांत सी हो जाती है। फिर ये गुलाब, मनी प्लांट और गेंदे के पौधे ये यूं ही मर जाएंगे, इस ख्याल से ही वह उठकर बाएं हाथ से बड़े से मग में पानी ले आती है और आहिस्ता से सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती है। वह फिर एक लंबी सांस लेती हुई वापस कुर्सी में जाकर बैठ जाती है। बैठते ही फिर दाहिने हाथ पर आई सूजन को दबा दबा कर देखने लगती है। न जाने कैसी पीड़ा उसके मन में उठती है कि आंसू की दो बूंदें उसकी हथेली पर आ गिरती हैं। यह पीड़ा शरीर के दर्द की नहीं, वो अच्छे से जानती है। वह इतने सालों में न जाने कितने ऐसे जख्म देख चुकी है। यह पीड़ा तो मन के उन घावों की है जो वह इच्छा लेकर इस घर में आई थी। वह इच्छाएं कभी सामीप्य नहीं पा सकी, और न सम्मान। बहुत खींच जाने पर पति आएगा, उसे मनाएगा, और हर जख्म की तरह यह भी मिट जाएंगे। लेकिन उन जख्मों का क्या, जो मन पर पड़ते पड़ते सड़ चुके हैं, और वह नया जख्म लेने को अब तैयार नहीं। सुबह की धूप हटकर अब जैसे ऊब पैदा कर रही है। बिमला कुर्सी से उठती है और घड़ी को देखती है। अभी 1 बजे है। बच्चों के आने के बाद 4 बजे वह निकल जाएगी। आज उसका समय जैसे कांटे नहीं कट रहा था। वह कभी बिस्तर पर लेटती है, कभी बाहर आंगन पर बैठती है, और कभी छत पर टहलने चली जाती है। छत पर टहलते उसे बच्चे स्कूल से आते दिख जाते हैं। वह सीढ़ी पर चली आती है। आज उसके कामों में ना जाने कैसी आतुरता है, और एक उदासी भी। बच्चों को खाना खिलाकर वह फिर काम में लग जाती है। दवा का असर कम होते ही हाथ फिर पीड़ा से जूझ पड़ता है। वह बेटी मोहिनी को बर्तन साफ कर तैयार हो जाने को कहती है। बेटा खाना खाकर 1 घंटे में आता है कहकर गया है। वह बच्चों पर कभी सख्ती नहीं करती। उसके जीवन की उदासीनता को बच्चे ही तो खत्म करते हैं। सच, सब वह बच्चों के लिए ही तो सहती रही है, और बच्चों के लिए वह अब यहाँ से चली जाएगी। बाहर चिड़िया ची ची कर रही है। भूरा शहबाज के घर के बाहर बैठा ऊँग रहा है। वह उसे खाने में से बची रोटियां दे आती है। अंदर आते ही मोहिनी कहती है, 4 बज गए माँ, हम तैयार हैं, और टीवी देखने बैठ जाती है। वह हमें सिर हिलाती है। तैयार रखा बैग खोल उसमें फिर 2 कपड़े भरने लगती है। उसने बच्चों को चलने को कहा है, यह नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। बच्चे हैं, आप ही समझ जाएंगे। बेटा खेलने गया है
आता ही होगा। पति 7 बजे लौटेंगे, वह 5 बजे की बस पकड़कर मायके पहुंच जाएगी और बच्चों के साथ एक दूसरा जीवन शुरू करेगी। बिमला सब सोच ही रही होती है कि उसे बाहर की साकल खुलने की आवाज़ कानों में पड़ती है। वह अचंभित होकर रसोई से देखती है। वह जानती है पति है। उनकी गाड़ी की आवाज़ वह उनके दिल जख्मों की तरह पहचानती है, पर इस वक्त आने की उम्मीद नहीं थी। वह मोहिनी को आवाज़ देता है और बेटी दबे कदमों पिता के पास आ जाती है। माँ और पिता का झगड़ा वह जानती है। माँ को पिटते भी उसने देखा है। इस पर क्या गलत है क्या सही, यह उसका मन समझता है और इसलिए शायद वह अपने में सहमी सी रहती है। ले तेरा स्कूल बैग ले आया। मोहिनी खुशी खुशी उसे लेकर माँ को दिखाती है। वह देखती है पर कुछ कह नहीं पाती है। शब्द उसके मुंह में जड़ जाते हैं। वह अपने दाहिने हाथ को देखती और एक हल्की इस उसके मुंह से निकलती है, जिसे वह होंठ दबाकर कम कर लेती है। कहीं जा रही हो क्या? तरकारी लेने? मैं कह आया हूँ, मिस्त्री हिसाब के वक्त लेता आएगा। पति कहता हुआ अंदर चला जाता है। बिमला कुछ कहे बिना मुड़ती है और रसोई में जाकर उमड़ते आंसू पोंछती हुई चाय छान कर ले आती है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए।